नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एजुकेट भारत में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर्यावरण। फ्रेंड्स, पर्यावरण टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन सी टेट, यूपी टेट, एसएससी और भी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन पड़ता है। लेकिन हाँ, आज के बाद आपको ये टॉपिक बिल्कुल भी कठिन लगने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि आपकी दोस्त यानी कि मैं, मेरी आवाज आपको परीक्षा हॉल में सुनाई देने वाली है। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इस प्रैक्टिस सेट के साथ और भी आपको प्रैक्टिस सेट मैं दूंगी और आप करते जाइएगा। आपके लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। जैव विविधता का सही अर्थ क्या है? ए, केवल पौधों की विविधता। बी, केवल जीवों की संख्या। सी, जीवों और उनके पर्यावरण की विविधता। डी, केवल वन क्षेत्र। जैव विविधता में पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव और उनका पूरा पूरा पर्यावरण शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, जीवों और पर्यावरण की विविधता। पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य आधार क्या है? केवल जीव। बी, केवल जलवायु। सी, जीव और अजैविक संबंध, तत्वों का संबंध। केवल मिट्टी। जीव अकेले नहीं रहते फ्रेंड्स, वे हवा और पानी और मिट्टी से जुड़े हुए होते हैं। जीव तथा अजैविक तत्वों का संबंध। निम्न में से कौन सा उत्पादक या प्रोड्यूसर जिसको कहते हैं, कौन सा उत्पादक है? ए, शेर। बी, हिरन। सी, कवक। डी, हरे पौधे। हरे पौधे दोस्तों अपना भोजन खुद बनाते हैं, इसीलिए हम इनको उत्पादक कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? ए, वृत्ताकार। बी, उल्टा। सी, एक दिशा में। डी, अनियमित। ऊर्जा हमेशा उत्पादक से उपभोक्ता की ओर चलती है, एक दिशा में। ओजोन परत पृथ्वी को किससे बचाती है? ए, वर्षा से। बी, तापमान से। सी, पराबैंगनी किरणों से। डी, प्रदूषण से। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, ये त्वचा का कैंसर और बहुत सारी बीमारियां पैदा करती हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, पराबैंगनी किरणों से। ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। यहाँ पर बहुत सारी गैसों का नाम दिया हुआ है, तो कौन सी गैस नहीं शामिल है? वो गैस है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही है, N2। वैश्विक ताप वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? ए, वनों की कटाई। बी, औद्योगिकरण। सी, ग्रीन हाउस गैसों की वृद्धि। डी, वर्षा में कमी। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी की गर्मी को बाहर नहीं जाने देती हैं और इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो है ग्रीन हाउस गैसों में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी सही है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक का मुख्य कार्य क्या है? ए, ऊर्जा उत्पादन। बी, भोजन संग्रह। सी, मृत पदार्थों का अपघटन। डी, ऑक्सीजन निर्माण। अपघटक मृत पौधों, जानवरों को सड़ाकर पोषक तत्व वापस मिट्टी में मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, मृत पदार्थों का अपघटन। निम्न में से कौन सा जैविक प्रदूषक नहीं है? ए, सीवेज। बी, प्लास्टिक। सी, कृषि अपशिष्ट। डी, पशु अपशिष्ट। प्लास्टिक जैविक रूप से नष्ट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है, प्लास्टिक। ये जैविक प्रदूषक नहीं है। स्थायी विकास का सही अर्थ है? ए, केवल आर्थिक विकास। बी, प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। सी, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। डी, औद्योगिकरण बढ़ाना। आज की जरूरतें पूरी हो और भविष्य भी सुरक्षित रहे, इसी को हम कहते हैं स्थायी विकास। ऑप्शन नंबर सी सही है, भविष्य को नुकसान पहुंचाए बिना विकास। पारिस्थितिक पिरामिड सामान्यतः किसे दर्शाता है? ए, जीवों की संख्या। बी, ऊर्जा प्रवाह। सी, भोजन की मात्रा। डी, जलवायु परिवर्तन। अधिकतर पिरामिड जो होते हैं ये ऊर्जा के प्रवाह को दिखाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। निम्न में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता है? ए, शेर। बी, बाज। सी, हिरण। डी, सांप। तो इनमें से ये हिरण जो है वो सीधे सीधे पौधों को खाता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से जुड़ा है? ए, वायु। बी, ध्वनि। सी, मृदा। डी, जल। पानी में नाइट्रेट की बहुत ज्यादा अधिकता जब हो जाती है तो इसे ही हम कहते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर डी सही है, जल। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान समुद्री पारिस्थितिकी से जुड़ा है? ए, गिर। बी, केवला देव, यहाँ केवला देव लिखा हुआ है, केवला देव है। और सी, मरीन नेशनल पार्क। डी, कान्हा। तो मरीन नेशनल पार्क जो है ये समुद्री जीवों के लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? ए, कोयला। बी, सूर्य। सी, भोजन। डी, मिट्टी। तो सभी ऊर्जा जो है अंततः सूर्य से ही आती है। निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय संसाधन है? ए, पवन। बी, सौर। सी, जल।
डी कोयला। कोयला जो है ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यही कारण है कि ये गैर नवीकरणीय संसाधन है। बायो मैग्निफिकेशन का संबंध है ए तापमान वृद्धि, बी खाद्य श्रृंखला, सी जल चक्र, डी कार्बन चक्र। बायो मैग्निफिकेशन का संबंध है जहरीले तत्व जो खाद्य श्रृंखला में बढ़ते जाते हैं उन्हीं को हम कहते हैं खाद्य श्रृंखला से इसका संबंध है। पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादक क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? क्योंकि वे शिकार करते हैं, बी क्योंकि वे अपघटन करते हैं, सी क्योंकि वे ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होते हैं और डी केवल वे उपभोक्ता हैं। हरे पौधे सूर्य की ऊर्जा को भोजन में बदलते हैं, यहीं से पूरी खाद्य श्रृंखला शुरू होती है। वे ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत होते हैं। निम्न में से कौन सा प्रदूषक सबसे लंबे समय तक प्रभाव डालता है? ए ध्वनि प्रदूषण, बी वायु प्रदूषण, सी मृदा प्रदूषण और डी प्रकाश प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी सही है, मृदा प्रदूषण। मिट्टी अगर एक बार खराब हो जाए तो उसे ठीक करने में बहुत समय लगता है। जैव विविधता में कमी आने का सीधा प्रभाव किस पर पड़ता है? ए पारिस्थितिक संतुलन, बी केवल वन क्षेत्र, सी केवल जानवर, डी केवल पौधे। पारिस्थितिक संतुलन ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। जैव विविधता घटने से पूरा पर्यावरण असंतुलित हो जाता है। इकोसिस्टम सेवाएं का अर्थ है ए सरकारी सेवाएं, बी प्रकृति द्वारा मानव को मिलने वाले लाभ, सी वन विभाग की योजनाएं, डी पर्यावरण कानून। प्रकृति द्वारा मानव को मिलने वाले लाभ सही आंसर है। हवा, पानी और परागण जैसी सुविधाएं प्रकृति हमें मुफ्त में ही देती है। निम्न में से कौन सा जल प्रदूषण का मानव जनित कारण है? ए वर्षा, बी ज्वालामुखी, सी औद्योगिक अपशिष्ट, सी हिमनद पिघलना। तो फ्रेंड्स इसका आंसर तो आप सभी दे सकते हैं। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी औद्योगिक अपशिष्ट। फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो कचरा होता है ये पानी को गंदा कर देता है। नाइट्रोजन चक्र का मुख्य लाभ क्या है? ए तापमान नियंत्रण, बी जल संरक्षण, सी मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना, डी प्रदूषण बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी सही है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखना। नाइट्रोजन पौधों के लिए बहुत जरूरी पोषक तत्व है और नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी की उर्वरता बढ़ाए रखने के लिए नाइट्रोजन की मात्रा का बढ़ना बहुत जरूरी है। निम्न में से कौन सा वन संरक्षण का अप्रत्यक्ष लाभ है? ए लकड़ी प्राप्ति, बी रोजगार, सी वर्षा चक्र संतुलन, डी सड़क निर्माण। ऑप्शन नंबर सी सही है, वर्षा चक्र संतुलन। वन वर्षा और जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जल पदचिन्ह वाटर फुटप्रिंट का अर्थ है पानी पर चलने की क्षमता, बी किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया कुल जल, सी वर्षा की मात्रा, डी जल प्रदूषण स्तर। ऑप्शन नंबर बी सही है, किसी व्यक्ति द्वारा उपयोग किया गया कुल जल। हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जितनी पानी का उपयोग करते हैं वही जल पदचिन्ह कहलाता है। निम्न में से कौन सा उदाहरण इन सीटू संरक्षण का है? ए चिड़ियाघर, बी बीज बैंक, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी संग्रहालय। इन सीटू का मतलब होता है प्राकृतिक आवास में संरक्षण। ऑप्शन नंबर सी सही है। यूट्रोफिकेशन की समस्या मुख्यतः किससे जुड़ी है? ए वायु प्रदूषण, बी मृदा अपरदन, सी जल निकायों में पोषक तत्वों की अधिकता, डी ध्वनि प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी सही है। खाद्य और अपशिष्टों से झीलों में शैवाल की मात्रा बढ़ जाती है। निम्न में से कौन सा जीव संकेतक बायो इंडिकेटर माना जाता है? ए मेढक, बी शेर, सी हाथी, डी ऊंट। मेढक जो है ये पर्यावरण परिवर्तन के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होता है और इसको बायो इंडिकेटर भी माना जाता है। कार्बन न्यूट्रल का सही अर्थ क्या है? ए शून्य कार्बन उत्पादन, बी कार्बन उत्सर्जन बराबर कार्बन अवशोषण, सी केवल वृक्षारोपण, डी उद्योग बंद करना। ऑप्शन नंबर बी सही है, कार्बन उत्सर्जन बराबर कार्बन अवशोषण। जितना कार्बन निकले उतना ही संतुलित कर दिया जाए। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट खतरनाक श्रेणी में आता है? ए कागज, बी सब्जी के छिलके, सी प्लास्टिक बोतल, डी बैटरी। तो यहाँ पर बैटरी जो होती है वो सबसे खतरनाक अपशिष्ट में आता है। बैटरी में भारी धातुएं होती हैं। वनस्पति पट्टी ग्रीन बेल्ट का शहरी क्षेत्रों में उद्देश्य है।
ए भूमि सौंदर्य, बी तापमान बढ़ाना, सी प्रदूषण नियंत्रण, डी भवन निर्माण। पेड़ धूल, धुआं और शोर को कम करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है, प्रदूषण नियंत्रण। जलवायु परिवर्तन का कृषि पर पहला प्रभाव क्या पड़ता है? ए फसल चक्र में असंतुलन, बी भूमि का विस्तार, सी बीजों की गुणवत्ता बढ़ना, डी सिंचाई आसान होना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही है, फसल चक्र में असंतुलन। नियमित वर्षा से फसलें प्रभावित होती हैं। निम्न में से कौन सा कारण जैव विविधता ह्रास के लिए जिम्मेदार नहीं है? ए आवास विनाश, बी अवैध शिकार, सी प्राकृतिक चयन, डी प्रदूषण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा, प्राकृतिक चयन, क्योंकि यह एक ऐसी प्राकृतिक प्रक्रिया है जो नुकसान का कारण नहीं है। माइक्रोप्लास्टिक सबसे अधिक किन में पाया जा रहा है? ए मिट्टी, बी वायु, सी समुद्री जल, डी पर्वतीय क्षेत्र। तो समुद्र में प्लास्टिक टूटकर माइक्रोप्लास्टिक बन जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, समुद्री जल। निम्न में से कौन सा पर्यावरणीय कानून भारत में सबसे पहले आया? ए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, बी वन संरक्षण अधिनियम, सी जल अधिनियम और डी वायु अधिनियम। तो फ्रेंड्स, जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में आया। ऑप्शन नंबर सी सही है, जल अधिनियम, और ये सबसे पहले आया। पर्यावरणीय शिक्षा का सबसे व्यवहारिक उद्देश्य क्या है? ए परीक्षा में प्रश्न पूछना, बी जानकारी रटवाना, सी व्यवहार में सकारात्मक बदलाव, डी कठिन शब्द सिखाना। जब व्यवहार बदले तभी शिक्षा को सफल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, व्यवहार में सकारात्मक बदलाव। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, हमें एक लाइक जरूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।